बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। रात को बिस्तर पर लेटते ही अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आप करोड़ों भी कमाते हैं तो आपकी वो कमाई किसी काम की नहीं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को रात को उछवाई अपनी टाँगों के अंदर इतनी ज़्यादा फ़ील होती है और बेचैनी इतनी ज़्यादा फ़ील होती है कि उनका दिल करता है कि एक टाँग को दूसरी टाँग पे मारा जाए, अपनी टाँगों को हरकत दी जाए। अपनी टाँगों के अंदर उनको एक अजीब-सा खिंचाव, एक अजीब-सी बेचैनी फ़ील होती है। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि मरीज़ अपनी टाँगों को बेइंतहा हरकत देना पसंद करता है। उसे बैठे रहने से बहुत ज़्यादा इरिटेशन फ़ील होता है उसकी टाँगों के अंदर और चलने-फिरने से उसे अपनी अलामात के अंदर बहुत ज़्यादा और ख़ातर-ख़्वाह कमी आती है। ऐसे केसेज़ को अक्सर औरतों में रिपोर्ट किया गया है और 45 प्लस लोगों के अंदर भी ये देखे गए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे प्रॉब्लम को अक्सर औक़ात हम 2 हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, 2 केमिकल रिलीज़ होते हैं, उनके साथ हम कंपैरिज़न करते हैं। एक को गैबा कहा जाता है और दूसरे को डोपामाइन कहा जाता है। गैबा और डोपामाइन ये 2 हार्मोन होते हैं जिन्होंने हमारे जिस्म के अंदर जो मसल्स होते हैं, उसके खिंचाव को, उसकी हरकत-ओ-सकनात को मेंटेन करना होता है। सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं हमारे मसल्स की मूवमेंट में। तो ऐसे केसेज़ में जब इन दोनों हार्मोन्स के अंदर कहीं पर कोई गड़बड़ेशन पैदा हो जाती है, कोई खराबी आ जाती है, तो उसके वजह से हमें रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम आ जाता है। ऐसे केसेस में दोस्तों में नुमायाँ अलामात को देखना पड़ता है कि कौन-कौन सी अलामात हमें तब मौजूद हैं। क्लिनिकल टिप्स की बुनियाद पर या क्लिनिकल हेल्थ की बुनियाद पर हम ऐसी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करते हैं। इसके लिए कोई ख़ास प्रॉपर टेस्ट नहीं होता कि आप ये टेस्ट करवा लें तो आपको डायग्नोज़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं जो जनरल वजूहात हैं और हर आदमी के अंदर ये देखा गया है कि इनमें से कोई एक ना एक वजूहात में से एक वजह मौजूद होती है। सबसे पहली अगर इसकी वजह की डिस्कस की जाए तो जेनेटिक काज़ेज़ हो सकते हैं। बाज़ लोगों के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है और पेरेंट्स से ऑफ़स्प्रिंग में ये मसला जन्म ले लेता है। इसके अलावा जेंडर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जेंडर की वजह से भी मेल के अंदर और फीमेल के अंदर इन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल्स में देखा गया है। बाज़ औक़ात कुछ लोग सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं और उनका डाइट प्लान इस तरह का नहीं होता कि वो डाइट प्रॉपर ले पाएँ, तो इसकी वजह से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे बड़ा और जो मेन इसका प्रॉब्लम होता है, इसके आने की वजह होती है, वो एनीमिया है। यानी आपके जिस्म में आयरन की कमी रहती है। हेमोग्लोबिन का लेवल ठीक से नहीं जस्टिफाई हो पाता या आयरन की कमी रह जाती है, तो ऐसे केसेस में भी इसको रिपोर्ट किया गया है। इसके लिए सिंपल सा एक टेस्ट होता है सीबीसी, इसके करवाने से हमें पता चल जाता है कि हमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है या नहीं। और लाज़मी नहीं है कि एनीमिया हो तो आपको रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम होगा, अदरवाइज़ ये वैसे भी हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोस्तों, हमारी जिस्म के अंदर वेरिकोज़ वेन हो जाती है बाज़ औक़ात और न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंसी हो जाती है। हम खुराक प्रॉपर से नहीं ले पाते या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ेज़ हमारी बॉडी को घेर लेती हैं, जैसे क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर आ जाता है या वैसे हमारे जिस्म के अंदर डायबिटीज़ हो जाती है या दीगर कोई भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम को ऑब्ज़र्व किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन कॉन्टेनिंग जो मेडिसिन्स होती हैं, कुछ लोग उन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिस्म के अंदर ये अलामात देखने में आई है। बाज़ लोगों के अंदर ये मेडिकेशन की वजह से भी होता है, कुछ लोग ओवर मेडिकेशन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मेडिसिन जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, उन मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने में आ सकता है। दूसरे नंबर पे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खाने से भी ये प्रॉब्लम नुमायाँ हो सकता है और एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स खाने से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप इस तरह की मेडिसिन्स खाते हैं तो आपको अपनी मेडिसिन के ऊपर गौर-व-ख़ौज़ करना चाहिए। देखना चाहिए कि आप इस तरह की मेडिसिन अगर लेते हैं तो उनको अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके स्टॉप करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों, बाज़ लोगों में जब वो न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स की फ़ॉर्म में उन्हें मेडिसिन्स दे देते हैं, जो कि ज़्यादातर आपको 3 क्लासेस बताई जाएँगी, उन क्लासेस के साथ उनका कॉम्बिनेशन होगा। सबसे पहली क्लास में आ जाती है डोपामिनर्जिक ड्रग्स, दूसरे नंबर पे आ जाती हैं एंटी कन्वुल्सेंट ड्रग्स और तीसरे नंबर पे आ जाती हैं बेंज़ोडाज़ेपीन। ये वो मेडिसिन्स आपको बताई गई हैं जो अक्सर औक़ात डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आपका रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम
पूरी तरह से ठीक हो जाए या टाँगों के अंदर होने वाली उचवाई ठीक हो जाए। बाद औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर्स हमें वेरिकोज़ वेन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन्स दे देते हैं। बाद औक़ात प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल में देखा गया है कि उनको वेरिकोज़ वेन भी हो जाता है, जिसके रहते उन्हें लेग सिंड्रोम होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा दोस्तों हम होम्योपैथी में बात करते हैं कि होम्योपैथी इसको कैसे ट्रीट करती है। होम्योपैथी एक ऐसा तरीकाकार है दोस्तों, जो आपके ब्रेन से लेकर आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ग्लैंड्स के ज़रिए मेडिसिन पहुँचाने का सबब बनती है। हमारे मुँह के अंदर जो salivary ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स के ज़रिए जब आप मेडिसिन को डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाते हैं, तो वो ग्लैंड्स के ज़रिए मेडिसिन आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, जहाँ-जहाँ तक उसे जाना होता है, जो उसके टारगेटेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर वो जाके पहुँच जाती है और हमें रिलीफ़ देती है। इसके अलावा अगर देखा जाए बाज़ मेडिसिन मेडिसिन ऐसी होती हैं जो मदर टिंचर में ली जाती हैं, तो वो डायरेक्टली आपके स्टमक में जाती हैं, वहाँ पर उनकी ब्रेक डाउन होती है और पूरी बॉडी के अंदर जहाँ पर उसे ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। अगर बात करें दोस्तों मेडिकेशन की, तो ऐसे केसेज़ में जब आपको रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम हो जाता है, तो सबसे पहले आपको मेडोरिनम की सिंगल डोज़ लेनी चाहिए। इसे आप एलएम पोटेंसी में यूज़ करें या सीएम पोटेंसी में यूज़ करें। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि मेडोरिनम की सिंगल डोज़ लेनी है, डायरेक्टली 2 कतरे अपनी ज़ुबान पे टपकाने हैं। 1 महीने के वक़्फ़े के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर रिपीट करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर मेडोरिनम को स्टॉप कर देंगे। जस्ट दिन में 1 दफ़ा लेनी है, पूरा महीना, पूरे 2 महीने जब तक आपको दोबारा से वो प्रॉब्लम्स नहीं आते, आपने उस मेडिसिन को टच नहीं करना। फिर हम इसकी मेन ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। मेन ट्रीटमेंट में दोस्तों जब आप बैठे रहने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं और खड़े होने से सुकून मिलता है, तो ऐसे केसेज़ में हम रस्टॉक्स मेडिसिन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि रस्टॉक्स की ये बुनियादी अलामात होती हैं कि अगर आप एक जगह पर बैठे हैं सुकून से, तो आपको रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, आपको उचवाई हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है, आपको तकलीफ़ हो सकती है, मसल में खिंचाव रह सकता है। तो जो ही आप चलना-फिरना स्टार्ट करते हैं, तो आपका दर्द कम हो जाता है। तो ऐसे केसेज़ में रेस्टॉक्स आपको 30 सीएच पोटेंसी में लेनी चाहिए। दूसरी जो मेडिसिन है, उसका नाम है टेरेंटोला। टेरेंटोला भी 30 सीएच पोटेंसी में ली जाती है। इसकी अगर नुमायाँ अलामात की बात करें, तो टेरेंटोला की अलामात जो हैं, जो ही आपने चलना-फिरना शुरू करना है, आपकी प्रॉब्लम्स को रिलीफ़ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बैठे हैं, तो आपको तकलीफ़ बढ़ेगी, अगर चलते-फिरते हैं, तो आपकी तकलीफ़ नॉर्मल हो जाएगी। टेरेंटोला को भी आपको 30 सीएच पोटेंसी में लेना है। 3rd नंबर पे जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन को ज़िंकम मेट कहा जाता है दोस्तों में, और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं ज़िंकम मेट का हमारे मसल्स के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर और पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर एक नुमायाँ असर होता है। ज़िंकम मेट को भी आपने 30 सीएच पोटेंसी में लेना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इन मेडिसिन को तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला लेते हैं और दिन में 3 दफ़ा मॉर्निंग में, दोपहर में और इवनिंग में यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही आपका रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम पूरी तरह नॉर्मलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपको रिलीफ़ है, तो आपको मेडिसिन को कंटिन्यू करना है। आप इसका दूसरा अल्टरनेट तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि मेडोरिनम लेने के बाद आप ज़िंकम मेट 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ। टेरेंटोला 2 बूंद डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे सुबह, दोपहर, शाम टपकाएँ। और तीसरे नंबर पे आप रस्टॉक्स को सुबह, दोपहर, शाम 30 पोटेंसी में डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाएँ। दोनों तरीकों से आपकी बॉडी पर मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर जाएगी और आपकी प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज़ करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाते हैं, तो वो आपको वही क्लॉज़ेज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की हैं, वो मेडिसिन देंगे। ऐसे केसेज़ में आपको चाहिए कि आप होम्योपैथी को प्रेफ़रेंस दें, क्योंकि होम्योपैथी नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी के अंदर जो सिम्पटम्स होते हैं, उनको नॉर्मलाइज़ करती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।